बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं ज़िला नारोवाल में। और नारोवाल के बारे में नाज़रीन आपको काफ़ी अवेयरनेस है कि नारोवाल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 91 में अपने मर्ज़ वजूद में आया। बाकायदा तौर पर ये डिस्ट्रिक्ट बना सियालकोट से सेपरेट हुआ और इट वाज़ फाउंडेड बाय बाबा नारू। आज से 900 ईयर्स पहले इसको जो नाम दिया गया वो बाबा नारू की वजह से दिया गया। बाबा नारू जो हैं वो इसके समझ लें फाउंडर हैं। नाज़रीन हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबंग वर्कर हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सिटी सदर भी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं पीपल यूथ विंग के। और साथ ही अगर हम बात करें उनकी काविशों पे तो काफ़ी काविशें जो हैं उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं। जैसे कि अगर हम उनके बात हिस्ट्री पर कर लें कि उनका अपने यूथ से या अपने कॉलेज दौर से उनकी लाइफ कैसी गुजरी है, तो वो स्टूडेंट यूनियन के चेयरमैन रहे हैं, बड़े एक्टिव रहे हैं। और अपनी एजुकेशन के सिलसिले में वो ब्रॉड गए और ब्रॉड से जब आप एजुकेशन के लिए गए तो तब भी बड़े मुतहरक रहे और पीटीआई के लिए आपने बड़ा वर्क किया। सियासत में बिल्कुल एक ऐसा उभरता सितारा जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के लिए। और उनकी काविश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नारा है उसका बोलबाला नारोवाल में हो। तो नाज़रीन PP48 के वो उम्मीदवार MPA भी हैं और होने भी चाहिए। ऐसे एजुकेटेड पर्सन जब भी फील्ड में आते हैं तो नो डाउट कुछ चेंज ऐसा भी आता है जिसमें पॉलिटिकल थ्योरीज़ का भी शुमार होता है और एक ऐसा एक्सपीरियंस भी जो है वो डेवलप होता है और लोगों के साथ एक ऐसा मेल जोल या जिसको हम कहते हैं कि लीडरशिप जो है वो क्रिएट होती है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं आज हम उन्हीं के सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं नारोवाल में, और वो एक्स सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मेरी मुराद चौधरी अलीम तारक साहब हैं, जो मैंने पहले भी गुजारिश की है कि वो नॉमिनी हैं इस वक्त PP48 के लिए। तो नाज़रीन आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। और दो चीज़ें बड़ी इम्प्रेसिव हैं जो जैसा कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। अब देखना यह है कि आवाम इसको किस सेंस में लेती है और आवाम का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है, और स्पेशली हम बात करेंगे नारोवाल का रद्द-ए-अमल क्या है। तो आइए नाज़रीन आपकी मुलाकात अलीम तारक साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो ये है कि ओवरसीज़ नेटवर्क के लिए भी आपने बड़ा काम किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपने बड़ा काम किया। किस तरह से आपको ख्याल आया कि आप सियासत में आएँ और सियासत में एक ऐसी पार्टी के नुमाइंदे बने जबकि डिवीजन गुजरांवाला ज़्यादातर PMLN का गढ़ समझा जाता है इसको? शुरुआत तो मैडम इस तरह से पॉलिटिक्स की कि मैं स्टूडेंट लेवल से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड था। अपने कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का मैं चेयरमैन रहा हूँ यहीं पे नारोवाल में। जी जी। और स्टडी के लिए अब्रॉड गया। जब बंदा अब्रॉड जाता है तो अपने घर से दूर, अपने वतन से दूर जब बंदा होता है तो उसको जो हमारे मुल्क में या हमारे सिस्टम में जो मसाइल हैं वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर यहाँ रहने के। एग्जैक्टली। वहाँ रह के बंदा ये फील करता है कि आखिर वो क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से आज हमें हज़ारों किलोमीटर दूर अपने घर वालों से इस प्रदेश में आना पड़ा, खा वो एजुकेशन के लिए हो या अपनी रोज़गार के लिए हो। तो तब बंदा एनालिसिस कर पाता है कि मुल्क में सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, और अगर कोई पार्टी गलत कर रही है तो वो कौन सी है, और अगर कोई अच्छा करना चाहती है तो वो कौन सी पार्टी है। तो बस यही एक सोच थी जिसने मुझे माइल किया टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैंने गौर किया, काफ़ी सोचा कि इमरान खान की सूरत में एक ऐसा लीडर है पाकिस्तान में जो रियल में पाकिस्तान की आवाम का या मुल्क का दर्द रखता है और वो पाकिस्तान को एक प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। बिल्कुल सही। PP48 की जिस तरह से आप उम्मीदवार हैं MPA के, तो अवामुन्नास के लिए ऑब्वियसली आवाम जो है वो खिदमत ही मकसद होता है जब सियासत में आते हैं। सियासत जिस तरह से इबादत है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। सर किस तरह से आप जो है अपना मंशूर रखते हैं, क्या प्लान है आपका सियासत में? जिस तरह से आप आए और सोचने समझने के बाद आपने मुंतखब किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, उनके विजन को, उनकी पार्टी को, तो इसी तरह से आपका अपने हल्के के लिए क्या मंशूर है? मंशूर बहुत क्लियर है मैडम। मैं टोटली आवाम का और अपने मुल्क का जो खिदमत का जो जज्बा है उसको दिल में रख के तो पॉलिटिक्स में एंटर हुआ हूँ। तो मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह अपने हल्के के अवाम की और अपने मुल्क के अवाम की जिस हद तक हो सकेगा उनकी डेफिशिएंसीज़ को, उनकी जो खामियां रह चुकी हैं जो हमारे सिस्टम के तहत,
उनको दूर करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही सर। इस तरह से अभी बात की कि आप अब्रॉड भी रहे हैं, ओवरसीज़ का एक बहुत बड़ा नेटवर्क और पाकिस्तान की जीडीपी में ओवरसीज़ का बहुत बड़ा किरदार, और जिस तरह से आप जानते हैं रेमिटेंसेस की जो है वो एक इंडस्ट्री है, और इसी इंडस्ट्री के तहत जो है ओवरसीज़ का बड़ा नाम है हमारे मुल्क में, उनकी एक स्पेसिफिक पहचान है। जिस तरह से हुकूमत का रद्द अमल रहा है और उन्होंने ओवरसीज़ का जो है वोट उसको कैंसिल कर दिया, उसके वोट की जो वोट को इज्जत देने का उनका नारा है उसके बरक्स उन्होंने किया, क्या कहना चाहेंगे आप इस अमल के बारे में? वोट को जो इज्जत दो का जो नारा है, ये तो पहले दिन से ही हम लोग तो समझते हैं ये खोखला नारा है। ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है ये जस्ट अपनी एक गवर्नमेंट बनाने के लिए, अपनी करप्शन को सेव करने के लिए ये लोग कभी वोट को इज्जत दो, कभी कशकोल, कभी कुछ इस तरह के नारे लगाते रहते हैं। अब देखिए ना, हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो तो रेमिटेंसेस हैं। जी जी। वो अब मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद, लेकिन प्रॉब्ली 60% तक शायद है रेमिटेंसेस जो हैं। जी जी। तो रेमिटेंसेस जो लोग भेजते हैं, हम लोग या एटलीस्ट ये जो गवर्नमेंट है उन लोगों को इतना भी हक देना नहीं चाहती कि वो अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे ही चूज़ कर सकें। आखिर मतलब वो जो पूरे मुल्क को चला रहे हैं, जिनकी रेमिटेंसेस से हम लोग चल रहे हैं, 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, अपने मुल्क का सर्वाइवल हमारे चल रहा है, तो उनको हक तो हर सूरत में होना चाहिए ना। तो अगर इमरान खान साहब ने उनको हक देने की बात की है तो उसके ये अगेंस्ट चल पड़े, उन्होंने उनको वोट कास्ट करने का हक दिया है, तो ये सरासर उसके ख़िलाफ़ चल रहे हैं। उसको इन्होंने आते ही सबसे पहले उस पर एक रिजर्व लगाई है और उसको कैंसिल करने की कोशिश की है। अभी देखें क्या सूरत हाल बनती है। अभी प्रेसिडेंट साहब के पास गई हुई है समरी, होपफुली तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इवन हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं तो हमसे भी ज़्यादा उन लोगों का हक है जो हमें पाल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है, कोई स्टेप लेती है। सही सर, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ की हैं और काफ़ी यूसेस ऐड हो गई हैं, हल्का थोड़ा सा बड़ा हो गया है पॉपुलेशन के एतबार से भी और वोट के एतबार से भी, क्या आपको लगता है कि इस तरह से अवाम उन्नास की कुछ मुश्किल में इजाफा हुआ है, या कुछ मतलब यूसेस का लेवल इधर उधर जाने से रिकॉर्ड जो है वो डिस्टर्ब हुआ हो? जी बिल्कुल, यूसेस हल्के जो बड़े हुए हैं, तो एक हल्के के तहत लोग पहले से रह रहे थे, उनके मामलात, उनकी लीडरशिप को वो उस तरह से चूज़ कर रहे थे। अब आए दिन जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी मर्ज़ी से सारे के सारे हल्के बनाना शुरू कर देती है। तो इस तरह से डिस्टर्ब कौन होता है? इस तरह से अवाम डिस्टर्ब होती है, और नुमाइंदगान जो हैं उनकी भी इंटरेस्ट उस तरह से अवाम में नहीं रहती, क्योंकि उनको खुद को भी पता नहीं होता कि उनका कल को कौन सा हल्का बनेगा, तो वो उस तरह से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। अब हमारे ज़िला में देखें 5 सूबाई असम्बली के हल्काज हैं, तो 5 में से तकरीबन 3 हल्का जो ऐसे हैं वो तो टोटली चेंज हो गए, तो 2 हैं चलो वो एज इट इज़ रहे हैं, और जो नेशनल असम्बली के 2 हल्के हैं वो भी पहले और थे, अब और आल दो के ये अब लग रहा है कि जो नेशनल असम्बली का नारवल का हल्का है ये पहले की निस्बत बेहतर बना है, लेकिन फिर पहले वाला गलत था, मतलब कुछ तो गलत था ही। जी जी। तो लिहाजा मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर प्लानिंग करे और ये जो हल्का बंदी है इनको प्रॉपर तरीके से किया जाए, ताकि आवाम को पता हो कि हमने किस लीडर को चुनना है, और लीडरशिप को भी पता हो कि हमारे आवाम कौन से, हमने कल को किन से वोट लेने हैं। जिस तरह से आप यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और तहसील के नारोवाल के प्रेसिडेंट सिटी के रहे हैं आप, तो क्या राय देंगे आपकी गवर्नमेंट ने 3.5 साल के अंदर क्या नारोवाल को डिलीवर किया, और नारोवाल को स्पेसिफिक क्या मिला जो 3.5 साल की आप अपनी ही क़यादत की बात करें या अपनी ही पार्टी को आप डिक्लेयर करना चाहें, तो व्हाट यू से ऑन द आई थिंक एज़ फार एज मतलब नारोवाल की अगर बात करें, अगर तो हम लोग वोट वाइज बात करें तो हमारी गुजरांवाला डिवीज़न ने कोई ख़ास पीटीआई को आउटपुट नहीं दिया। Exactly. लेकिन उसके बावजूद जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उसने हमारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, बल्कि उसने मियाना रवि इख्तियार की, और जैसे बाकी असलाह को फ़ंड्स मुहैया करते रहे, सेम उन्हीं बुनियादों पे उन्होंने नारोवाल को भी फ़ंड्स दिए। और मैं तो समझता हूँ कि नारोवाल का 1 and only 1 जो प्रोजेक्ट है, तो वही पूरे पाकिस्तान के तमाम अजला के प्रोजेक्ट से बड़ा है, ये जो करतारपुर प्रोजेक्ट कॉरिडोर शुरू किया है। सही। तो मेरा ख्याल है कि अगर जस्ट एक प्रोजेक्ट की बात कर लें हम लोग, तो वही बाकी पूरे पाकिस्तान की जितने बाकी अजला में तरक्की हुई है, किसी भी ज़िले को आप उठा के देख लें तो उन सबसे बड़ा यही है। तो इससे डेफिनेटली नारोवाल का एक इंटरनेशनल लेवल पे नाम गया है। आल्दो के करतारपुर जो बाबा गुरु नानक साहब का दरबार था वो तो पहले भी यहाँ पे था ही, बिल्कुल ठीक है। तो ये हुकूमत ने उसको प्रमोट किया है, टूरिज़्म के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली है नारोवाल को। नारोवाल का नाम नॉट जस्ट पाकिस्तान, इंटरनेशनल लेवल पे गया है, और बहुत अच्छे तरीके से नारोवाल की पहचान बनी है। और मैं देखता हूँ कि हमारे नारोवाल में
ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे होटल्स बन रहे हैं नए नए, कितने सारे होटल्स हैं, मतलब अनगिनत होटल रेस्टोरेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे। तो वो नारवल की आवाम तो वही है जो पहले थी। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग जो आते हैं, जो करतारपुर साहब जाते हैं, तो डेफिनेटली किसी ने खाना खाना है, किसी ने टूल देना है, किसी ने कुछ है, किसी ने कुछ है। तो नारवल में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है इस लिहाज से। तो बाकी जो सड़कें गलियां हैं वो तो एज़ यूजुअल जैसे बाकी अजला में हो रही थी, जो डेवलपमेंट के काम्स थे या स्कीम्स थी जो बाकी पूरे पंजाब में हो रही थी, वो नारवल में भी चलती है। हम अगर पॉलिटिकल अफेयर्स की बात करें और एक्सपीरियंस की बात करें तो 70 डेज़ के अंदर 70% जो है वो महंगाई का हो जाना, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की फ्लूशंस पाकिस्तान में पैदा होना और क्राइसिस जो हैं इस हद तक बढ़ जाना, और व्हाट्स योर ओपिनियन फॉर दैट? और पीपल्स जो इससे अभी भी समझ लें, जो अभी समझते हैं कि अभी भी हक है, उनके बारे में आप क्या अपनी ओपिनियन का इजहार करेंगे? इन्फ्लेशन जैसे आपने बोला है, अभी वो जो पाकिस्तान में इस टाइम ऑल टाइम पीक पे जा रही है। तो अब ये जो लोग कहते थे कि हम 30 साला एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और ये इमरान खान की हुकूमत आ गई, ये इमेच्योर लोग हैं, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर इनका 30 साल का या 35 साल का एक्सपीरियंस इतना ही अच्छा था, तो अगर तरक्की नहीं दिलवा सकते तो कम से कम उस लेवल पे तो खड़ा रहने देते जहाँ पे चल रहा था मुल्क। तो उसको भी ये ज़्यादा से डीप लेके जा रहे हैं। अब देखें, रात को बढ़ा है पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं। अब पाकिस्तान की जो आवाम है उसमें ज़्यादातर लोग तो ज़राअत पेशा हैं। तो ज़राअत के लिए सबसे बड़ा जो लोगों को चाहिए होता है वो फ्यूल है, डीज़ल। अब डीज़ल 270 रुपये लीटर जो किसान डीज़ल लेगा, जो ख़रीदेगा, वो क्या मतलब अपने ट्यूबवेल में डालेगा, क्या वो उसको ट्यूबवेल को चलाएगा और क्या फसलों को पानी देगा? और कल को, और ये भी इस गवर्नमेंट की हिस्ट्री रही है, इनकी तारीख रही है कि जो किसान है, सबसे ज़्यादा किसान को नुकसान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में होता रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइसेस ये देते रहे हैं। अब 270 रुपये लीटर डीजल जला के किसान तो मतलब वो तो कोई 10,000 रुपये की कोई मन होगी, उसकी जो मुंजी की फसल है, चावल की फसल है, तो ही उसका कोई सर्वाइवल होगा। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे है। तो प्राइसेस तो ये बढ़ाने वाले नहीं हैं। अच्छा, जिस तरह से आप उम्मीदवार हैं एमपीए के, तो आप अपनी फील्ड में किस तरह से प्रॉपर टाइम देते हैं? आपको पता ही है जी, पब्लिक अफेयर्स में पब्लिक के अंदर जाकर, पब्लिक में बैठकर उनके साथ सिटिंग कर कर पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और स्पेशली जब आप नीडी या पुअर लोगों में जाते हैं और उनकी ओपिनियन लेते हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा होता है कि आप ग्रास रूट लेवल तक किस तरह से पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? कि मैडम, पॉलिटिक्स अब पहले वाली तो नहीं रही। पहली बात तो ये है कि ओवरऑल दुनिया सारी में जो अवेयरनेस है वो बढ़ी है, और स्पेशली पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, यहाँ पे इमरान खान जैसे लीडर ने बहुत ज़्यादा शाऊर दिया आवाम को। तो पॉलिटिक्स वो नहीं रही आज से जो 30 साल पहले थी या 20 साल पहले थी कि एक बंदा कहीं पे बैठ के अपने डेरे पे कोई जलसा कर देता है या कोई टीवी पे वो कोई छोटी मोटा कोई खिताब कर देता है तो पूरे हल्के से वो वोट ले ले। आजकल आवाम की डिमांड है कि कौन सा लीडर उनके अंदर या उनमें मौजूद है। तो आपको अपनी आवाम के हर किस्म के गमी खुशी में शामिल होना पड़ता है। ठीक है, उनके दुख दर्द को आपको समझना पड़ेगा, तो ही आप उनसे वोट ले सकेंगे। अब वोट लेना इतना आसान नहीं है। तो मैं जो टाइम जो देता हूँ, तो मेरी तो कोशिश ये है कि मैं तो टोटली फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं कोई रियल स्टेट का बिजनेस साथ खड़ा किया हुआ है और वो कर रहे हैं और साथ में पार्ट टाइम पॉलिटिक्स रखी हुई है। नो, फुल टाइम पॉलिटिक्स है और फुल टाइम अपनी आवाम के मसाइल को देखते हैं, उनको समझते हैं, जिस हद तक मुमकिन हो, बल्कि अपनी इस्तात से बढ़ के कोशिश करते हैं कि उनको सॉल्व किया जाए। आपके हाँ, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एहसन इकबाल साहब ने एक स्पेशल जो है वो प्रोग्राम या कोई आई थिंक कोई प्रोटेस्ट था जिसमें आपने शिरकत की, वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाराबाजी हुई और लोगों ने आकर बड़ा उस पर नारेबाजी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में नारेबाजी की। क्या आप लोगों के इस बढ़ते हुए वलवले को किस नज़रिए से देखते हैं, जबकि आप जानते हैं कि डिवीजन गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का गढ़ है? नारावल की क्या पोजीशन है? वो जो आपने भी बात की नारेबाजी वाली, जो वो कुछ इस तरह से कि चंद दिन पहले हमारे जो नारवल से जो MNA हैं मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब, उन्होंने ये जिम्नेजियम में यहाँ पे किया एक पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की है। पहली बात तो ये कि कोई बंदा उनसे पूछे कि पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में आप क्या पैगाम दे रहे हैं, मतलब कौन है जो मतलब नारवल की आवाम को पैगाम दे रहा है और क्या मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं। पूरे ज़िले से उसातिज़ा को, महकमा एजुकेशन के उसातिज़ा को और जो नायब कासिद हैं उनको और जो दर्जा चहारों के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी बसें भर भर के आपने यहाँ पे लोग जमा किए हैं। और जो बंदा पहले से ही आप इतना मजबूर करके ला रहे हैं, इतनी
हाई किस्म की गर्मी में, तो वो क्या पैगाम सुनेगा। ठीक है, और आप अगर पैगाम ही दे पहुंचाना है तो मतलब कुछ ऐसा करके दिखाएं, ठीक है, कि जो कायदे आज़म का या जिनाह का जो पाकिस्तान है उसकी आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। तो वहाँ पे क्या होना था, कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, तो उन्होंने फिर कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। सुनने में आया ऐसे कि इमरान खान के हक में और इमरान खान जिंदाबाद। तो फिर इनको कुछ देर डिले करना पड़ा अपना वो कॉन्फ्रेंस जो थी, और फिर दोबारा से कंटिन्यू। हम फिर बात डिस्ट्रिक्ट नारोवाल की करेंगे, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा है आज़ादी और हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी, क्या आपको लगता है कि इस नारे को पिक करने के लिए आवाम माशाल्लाह काफ़ी बाशऊर है, समझदार है, समझती भी है? आपके हल्के का रिज़ल्ट क्या है? क्या लोगों के अंदर ये जो एक स्पेशल वाली तब्दीली है वो आपको महसूस होती है? इसमें कोई शक नहीं है मैडम कि अब देखिए, अगर नारोवाल है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी हिस्ट्री देखें नारोवाल सिटी की, तो तकरीबन मतलब 30 ईयर्स से यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ही पार्टी चलती आ रही है। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो यहाँ से सीट्स अपनी लूज़ की हैं, उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी। उन लोगों को टिकट्स नहीं दिए गए जो वाकई विन करने की पोजीशन में थे, क्योंकि वोट का होना और वोट का कास्ट करवाना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वोट तो पीटीआई का बहुत ज़्यादा है, ये तो मतलब वोटर्स ने साबित कर दिया वोट दे दे के, मतलब डाल के कि हम कितने ज़्यादा वोटर्स हैं। लेकिन ये है कि अगर नुमाइंदे अच्छे चूज़ किए जाते, टिकट्स पार्टी अच्छे लोगों को देती, तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारी विक्ट्रीज़ भी होती पीटीआई की। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो आइंदा इलेक्शन आ रहा है अभी, उसमें जो तहरीक इंसाफ है वो अच्छे नुमाइंदगान को चूज़ करेगी और अच्छे से सुलझे हुए लोगों को जो पीटीआई का चेहरा भी हों उन लोगों को टिकट देगी, और इंशाल्लाह वोटर भी फिर वोट देगा, और अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंशाल्लाह विन भी करवाएंगे लोग। बिल्कुल, तारक अनीस साहब प्रेसिडेंट हैं और एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं वो, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लेटफॉर्म है उसको बिल्कुल सही तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान्स को, और सही तरह से अपनी टीम की जो एक कोर्निंग बॉडी की जो वो एक है, और मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है लोगों को देना, क्या उसमें वो एक बेटर जो है वो वर्क कर रहे हैं? और क़यादत के बारे में क्या राय है? क्या क़यादत में आपस में कोई इख्तिलाफ राय पैदा होता है? क़यादत का मसला इस तरह से मैडम के चूँकि पार्टी तहरीक इंसाफ एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्टीज़ ऑफ पाकिस्तान लाइक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड पीपल्स पार्टी, हमारी पार्टी नहीं है, तो उसमें ये है कि इख्तलाफात तो लोगों के हैं, ग्रुप बंदी तो है, इससे मतलब कोई इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ग्रुप बंदी है। बाकी ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारोवाल ज़िला के लिए प्रेसिडेंट का इंतखाब जो किया वो बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि यहाँ पे दो हल्के हैं नेशनल असम्बली के, एक दानियल अजीज़ और एक तारक अनीस। तो अगर कोई बंदा या कोई ऐसा लीडर हमारे ज़िला से जो इनमें से किसी को डिफीट करने की पोजीशन में है तो वो चौधरी तारक अनीस है। तो वो पार्टी का बेहतरीन इंतखाब है कि उनको उन्होंने प्रेसिडेंट लगाया हुआ है पार्टी का, और पार्टी को बेहतरीन तरीके से वो लेके चल रहे हैं। बाकी इख्तलाफात लोगों के होते हैं, उनसे भी बेशुमार पार्टी के वर्कर्स को या पार्टी कुछ लोगों को होंगे इख्तलाफात, तो वो टाइम टू टाइम भी ठीक भी होते रहते हैं, और मतलब नए इख्तलाफ भी लोगों को जन्म लेते रहते हैं। जिस तरह से धरने के लिए कॉल दी गई थी एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और आपकी क़यादत में, या मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि चौधरी तारक अनीस साहब की क़यादत में कितने लोगों ने यहाँ से मूव किया नारोवाल में, और जिस तरह से पकड़ दकड़ का अमल जारी था, तो क्या आपको भी ऐसी कोई डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ी जिसमें खुदा न खास्ता पुलिस जो है घर घर छापे भी मार रही थी? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उसमें यह है कि मैडम इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनको इंतहाई बुरे तरह से तंग किया है, और उनके घरों पे छापे मारे, उनकी गाड़ियों को रोका गया, उनकी फैमिलियों की तजलील की गई ताकि ये लोग धरने पे ना जा सकें। यहाँ से भी अ नंबर ऑफ़ पीपल, एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं कह सकूँगा, लेकिन अ नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ से निकले नारोवाल ज़िला से। मैं बहुत से लोगों को लेके गया, जो तारक अनीस साहब भी निकले, कुछ लोग इस्लामाबाद पहुँच पाए, कुछ लोग इस्लामाबाद नहीं तक शदीद थी कि मतलब आम जो निहत्ते शहरी हैं उनके लिए उनको अबूर करना पॉसिबल नहीं था। हम लोग मतलब गुजरात तक गए हैं, ज़िला गुजरात में मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे चिनाब क्रॉसिंग जो है उसको बंद नहीं किया हुआ था गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट को, इस नून लीग की गवर्नमेंट को खुद से शर्म होनी चाहिए कि अब देखें इमरान खान की गवर्नमेंट रही 3.5 साल, तो बिलावल साहब कराची से चले और वो अपना धरना या अपना लॉन्ग मार्च लेके आए इस्लामाबाद तक, तो रास्ते में एक भी रुकावट नहीं आई, बल्कि उनको फैसिलिटेट किया गया। जहाँ जहाँ भी उनको कोई दुश्वारी थी उनकी हेल्प की गई, क्योंकि वो एक पुरअमन एहतजाज लेके आ रहे थे। इसी तरह मौलाना साहब जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कहाँ से चले अपने नॉर्दर्न एरिया से और वो इस्लामाबाद तक आए, और मुस्लिम लीग नून 2 दफ़ा लाहौर से चली,
और इस्लामाबाद पहुंची, लेकिन किसी ने इनको रोका नहीं। और ये इतनी इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, इतनी घबराई हुई हुकूमत है कि इनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पुरअमन एहतजाज जो है उससे भी खौफ खा रहे थे ये लोग। और इन्होंने जगह जगह पर रुकावटें खड़ी की और लोगों को, कारकुनान को हरासा करने की कोशिश करते रहे, झूठे मुकदमे लोगों पे दायर करवाए और कभी किसी को कहीं पे गिरफ्तार किया। हमारे ये तहरीक इंसाफ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, यहाँ पे पुलिस के रेड हुए, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो कारकुनान हैं, उनके घरों पे रेड हुए। हम लोग तो जो पहुँचने की कोशिश, हम लोग तो छुप छुपा के यहाँ से निकले हैं, तो वैसे सरेआम तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी यहाँ से निकलने की। बिल्कुल सही। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप किसी सियासत में होकर या सियासी रहनुमा होकर आप राय दें। बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आप डिस्ट्रिक्ट नारोवाल जैसे ज़िले को देखें जिसने बहुत कदावर जो है शख्सियात को जन्म दिया, जिसमें मुमताज़ कानूनदान भी हैं, बड़े अच्छे शायर भी हैं और ऐसी शख्सियात भी हैं जिन्होंने बहुत इल्म और अमल पर काम किया, जैसी बहुत बुज़ुर्ग हस्तियां भी हैं जिनके मज़ारात भी हैं और लोकेलिटीज़ भी हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट एनालाइज़ करें, मैं एनालाइज सिर्फ तरक्याती कामों के हवाले से नहीं, ओवरऑल करें, तो आपको कैसा महसूस होता है कि 35 ईयर तक अजारादारी सियासत के बारे में आप अपनी क्या राय देंगे? देखिए, वो तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे नारोवाल की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है। तो इस लैंड ने मतलब शायर भी दिए, कानूनदान भी दिए और बहुत सी बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं यहाँ जो नारोवाल की हैं। इवन हमारे पास अलीपुर सईदा शरीफ है, गांव है, कि जमात अली शाह साहब थे जिनका पाकिस्तान बनने में भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, वो आप कह लें मॉरली कह लें, फाइनेंशली कह लें, किसी भी तरह से कह लें, उन्होंने जिना की हेल्प की। ठीक है, इसी तरह से अगर मजहबी बुनियादों से हट के सोचा जाए तो गुरु नानक देव जो हैं बाबा जी, वो भी इसी लैंड से थे, मतलब इसी लैंड में वो रहे। तो इट मीन्स के फर्टिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। बाकी ये है कि नून लीग को या मुस्लिम लीग को लोग इसलिए वोट देते रहे हैं कि बेशुमार जो हमसे बड़े लोग हैं उनकी तो यही ओपिनियन थी कि यही वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान बनाया, जो मुस्लिम लीग चलते चलते यहाँ तक पहुँची है। अब हालांकि हकीकत इसके बरअक्स है कि वो लोग तो बेचारे और थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, ये तो चोरों लुटेरों के हाथ में आ गई पार्टी। तो पार्टी आगे से डिवाइड होती होती, अब कोई नून लीग बन गई है, कोई कुछ लीग बन गई, कोई कुछ लीग बन गई है। जो इसकी हकीकी रूह थी इस पार्टी की, जिसने मेहनत की और जिसने ये मुल्क बनाने में जिसने किरदार अदा किया, वो तो रहा नहीं। तो लेकिन लोगों को बस उसी खामख्याली में लोग वोट देते रहे हैं। तो अब हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत बाशऊर है, आवाम को शऊर आ चुका है अब, और आवाम वोट देती भी है तहरीक इंसाफ को। और इस तरह इसीलिए तो मतलब इन सबको जो नून लीग के लोग हैं, इन लोगों को टेंशन पड़ी हुई है कि ये हो क्या रहा है। तो जिस तरह से स्पोर्ट्स को, कबड्डी मैचेस को, या जिस तरह से हमारे पंजाबियों का एक बड़ा मतलब हमारा एक फेस्टिवल्स भी हम इसको कह सकते हैं, और इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये हमारी ट्रेडिशंस में है। स्पोर्ट्स में जैसे कबड्डी है, बाकी मैचेस हैं, क्रिकेट है, या बाकी टेबल टेनिस वगैरह, कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ हैं, और स्पेशली कबड्डी जो है वो पहचान है इलाके की पंजाबियों की। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं अपने हलके के लोगों को, नौजवानों को, स्पेशली जो बड़ा मतलब क्रेज़ रखते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, किस तरह से आप उनको हेल्प करते हैं? उसमें ये है कि मैडम, जैसे कबड्डी है, ये जो मेले ठेले लगते हैं आजकल, ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। और इंसान खा कितनी भी तरक्की कर जाए, उसको अपनी पहचान, अपनी सकाफत कभी नहीं भूलनी चाहिए। बहुत सही कहा। तो मेरी भी कोशिश ये होती है, अगर कहीं से पता चले कि कहीं पे कोई एज अ गेस्ट बुला रहा है या चीफ गेस्ट बुला रहा है, तो बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। और जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो नौजवान प्लेयर्स हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको भी सुनते हैं। हमारे यहाँ मसाइल स्पोर्ट्स में, मतलब मसला तो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे भूख ही पूरी नहीं हो रही लोगों की। मतलब हमें इन लोगों ने, इन पॉलिटिशियंस या ये जो मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है या एस्टेब्लिशमेंट है जो भी 75 साल से यहाँ पे राज कर रही है, उसने हमें इस नहज पे ला के खड़ा कर दिया है कि अब आवाम को एक टाइम का खाना खा लेती है और अगले टाइम की फ़िक्र पड़ जाती है बेचारों को। उनको पता नहीं होता कि अगला मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बाकी ये स्पोर्ट्स होगी या जो कोई और एक्टिविटीज़ हैं, वो तो बेचारे लोग भूलते ही जा रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि खेलों को, ये नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उसको प्रमोट किया जाए जितना भी हो सके। हमारे यहाँ खेलों की जो सरगर्मी है उसके लिए ग्राउंड्स जो हैं उसका बहुत फुकदान है। ज़िला में ये एहसन इकबाल साहब ने पता नहीं कौन सा फ़ंड ले आए और इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया। लेकिन ये भी सोचना चाहिए था कि इस स्टेडियम में खेलने के लिए पहले प्लेयरों को तैयार तो करें, पहले देहातों के जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको तैयार किया जाए, वो इस काबिल तो हों कि स्टेडियम में जाकर प्ले करें।
तो इस स्टेडियम से भी बेटर था। मैं नहीं ये कहता कि ये बुरा है, चले मंसूबे जितने भी हों अच्छे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेडियम्स या प्ले ग्राउंड ज़िले के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ कस्बों में होने चाहिए थे, जहाँ से प्लेयर्स तैयार होते और वो तब जाके इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे या सूबाई सतह पे जाके खेलने के काबिल होते। तो उसका बहुत बड़ा मसाइल है। और स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है उसके पास कोई फ़ंड नहीं होता। अगर कोई फ़ंड है तो करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। मतलब उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि स्पोर्ट्स कहीं पे कोई अच्छे से लोग खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, बस अपनी अपनी पड़ी हुई है हर बंदे को। नफ्सा नफसी है इस मुल्क में, हमारी बदकिस्मती से पड़ी हुई हमारे वहाँ। लास्ट में आप अपने हलके के लोगों को क्या पैगाम देंगे, जिसमें आप एक सियासी मैसेज भी दें, एक उनको मतलब आप एजुकेशन की तरफ भी राग़िब करें और बाकी चीज़ों को भी देखें, और बजट के बारे में भी थोड़ी सी राय दे दें जो मुख्तसिस किया गया है इस हुकूमत की तरफ से। बजट तो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, तो बजट तो सबको पता है कि कितना का अच्छा बजट इस गवर्नमेंट ने दिया है। मैं एक ही मिसाल देना चाहूँगा इस पे। अब ये देखिए, एजुकेशन का जो बजट है, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर जो है वो किसी भी कंट्री का एजुकेशन होता है। एजुकेशन का जो बजट है वो प्रॉबेबली आई थिंक 6 बिलियन समथिंग है, अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं भी याद तो अगर पिछली गवर्नमेंट से कंपेयर किया जाए तो 500% ये इनका लो है बजट। 27 पॉइंट समथिंग था जो तहरीक इंसाफ का 2021 to 22 का जो बजट था, और इनका 6 पॉइंट समथिंग है। तो 500% लो बजट है। तो अब क्या करें? मतलब दो बजट्स जो हैं वो बड़े मतलब ऐसे ना पॉलिटिकल माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन और ये बेसिक राइट्स एग्जैक्टली ये बेसिक चीज़ है, मतलब राइट्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, और दोनों पे जो है ना मतलब दोनों पे बुरा हाल है। कोई और ये देखें, एक इमरान खान ने ये की हुई थी स्कीम शुरू, ये कोविड के दिनों में शुरू हुई कि जो लोग नीडी हैं, जो डिजर्विंग पीपल हैं, उनको 12,000 या 13,000 रुपया एवरी मंथ या एवरी सेकंड मंथ दिया जा रहा था। तो उनसे बहुत सारे लोगों का चूल्हा जल रहा था। तो अब इन लोगों ने उसको भी डिक्रीज़ करके 2,000 दे दिया। अब वो जो 2,000 लेने वाले लोग हैं, उसी 2,000 में ये कह रहे हैं आपको आटे पे सब्सिडी देंगे, उसी 2,000 में से कह रहे हैं आपको ये पेट्रोल और डीजल में सब्सिडी देंगे। मतलब क्या कर रहे हैं? तमाशा बनाया हुआ है आवाम को। तो मैं तो अपने हलके के अवाम से भी मेरा यही मैसेज है, उनसे यही गुजारिश है कि खुदारा सोचें, अगर पीछे नहीं भी सोचा तो आइंदा सोचें और किसी ऐसे लीडर को चूज़ करें जो मुल्क का, जो पाकिस्तान का दर्द रखता हो। और हमारे यहाँ, हमारे स्पेशली मेरा हलका जो है 48 जो है वो तहसील शकरगढ़ का हलका है। तो हमारी तो मतलब और कोई इंडस्ट्री भी नहीं है रेमिटेंसेस के अलावा। जी। तो मतलब वही जो लोग कोई खलीज ममालिक में हैं, कोई यूरोप में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, वो लोग मतलब वहाँ पे कमा रहे हैं पैसे और भेज रहे हैं, और उनके भी ये लोग हक सल्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हक नहीं दे रहे वोटिंग का। तो ऐसे नुमाइंदगान को चुने जो रियल में आपके मसाइल को समझते हों, आपका दर्द रखते हों, और उनको मसाइल की हल की तरफ उनकी कोई कंट्रीब्यूशन हो, ना कि ऐसे मसाइल को ड्रग्स माफिया को, जैसा कि पहले इधर बनते रहे हैं कि जिनके चर्च के, पाउडर के, अफ्यून के कारोबार हैं वो यहाँ पे MPA बनते रहे हैं, या इवन हमारी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसने भी उसी तरह के लोगों को टिकट दे दी अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम। तो मेरी अपनी आवाम से यही अपील है कि अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को चूज़ करें, और उन लोगों को चूज़ करें जिनको ये करप्शन की ज़रूरत नहीं है, जिनके ड्रग्स के बिजनेस नहीं है, जो लोग चर्च पाउडर का काम नहीं करते, चोरी चुकारी नहीं करते, और जो इखलाकी तौर पे भी जो लोग बेहतर हैं, ठीक है, जिनको अच्छे और बुरे लोगों की पहचान है, और वो अच्छे असम्बली में जाकर भी अच्छे डिसीजंस कर सकें, या उनको पता हो कि कौन सा लीडर जो है मुल्की सतह पे हमारे कंट्री को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है या ले जाएगा, और वो आपके जो वोट है उसका अच्छे से यूज़ कर सकें। तो मेरी यही गुजारिश है अपने अवाम से कि अच्छे नुमाइंदगान को चूज़ करें और अपनी नुमाइंदगी के लिए उनको पार्लियामेंट में या असम्बलियों में भेजें। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अलीम तारिक साहब की गुफ्तगू, और बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया कि नो डाउट हमें अपने पाकिस्तानियों को, हमारे यूथ को एक एक्टिव कौम बनाने की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग कौम बिल्डअप करने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और अल्लामा इकबाल ने देखा, और हज़ारों पाकिस्तानियों की जो जानें कुर्बान हुई, उनका जो मिशन था वो इसलिए नहीं था कि हम पाकिस्तान के में इन्फ्लेशन देखें या क्राइसिस देखें, या हम पाकिस्तान में आकर एडिक्शन के जो मामलात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बींगा पाकिस्तानी हम एक ऐसे मुल्क के उम्मीदवार थे, और उसी की काविश जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, अल्लामा इकबाल साहब ने की थी, वो यही थी कि हम पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब को समझें और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। तो प्लीज़ पाकिस्तानियों, हमें इस वक्त वाकई समझने की ज़रूरत है। और जिस तरह से
राय दी है चौधरी साहब ने, इसी तरह हमें इसको पिक करने की भी ज़रूरत है जहाँ कोई पॉजिटिव है। मैं नहीं कहती कि XYZ किसी पार्टी को आप लें, आप सिर्फ शख्सियत को देखें कि कौन सी शख्सियत डिज़र्व करती है हमारे मुल्क को संवारने के लिए और हमारे मुल्क को ग़ुलामी से निजात देने के लिए, या हमें एक खुददार कौम बनाने के लिए कौन कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।